आवाज समाचार में मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अंतरिम बजट में रेलवे को मिल सकते हैं 3 लाख करोड़ रुपए। इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण पर विशेष जोर। वंदे भारत को भी ज्यादा आवंटन और हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का भी ऐलान संभव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी उतार चढ़ाव, लेकिन आखिरी घंटे में रिकवरी से घटा गिरावट का अंतर। सेंसेक्स 360 तो निफ्टी 101 पॉइंट गिरकर बंद। 2047 के पहले के इन 25 सालों में आप पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नए मतदाताओं को दिया विकसित भारत बनाने का संदेश। पूरे देश में नेशनल वोटर्स डे का जश्न। नए वोटर्स हेल्पलाइन पर रजिस्टर कर बनवाए वोटर कार्ड। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके संदेश को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है। राम राज्य से प्रेरणा लेकर ही दिल्ली में चला रहे हैं सरकार। केजरीवाल ने किया प्रभु राम का गुणगान। प्राण प्रतिष्ठा को बताया गर्व की बात। दिल्ली को फ्री बिजली पानी की बात दोहराई। रिपब्लिक डे परेड के लिए कर्तव्य पथ पर सुरक्षा चौकस। मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पहुंचे भारत। जयपुर में आज पीएम मोदी के साथ बात और रोड शो। स्पिन के आगे ढेर हुई इंग्लिश टीम। हैदराबाद टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड 246 पर ऑल आउट। अश्विन और जडेजा ने लिए 3-3 विकेट। अक्षर के खाते में भी 2 सफलता। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाजार की, जहां आज जनवरी सीरीज एक्सपायरी पर गिरावट रही। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 360 अंक गिरकर 70,701 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 101 अंक टूटकर गिरकर 21,353 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बैंकिंग, मेटल, इंफ्रा इंडेक्स की पिटाई हुई, तो वहीं एनर्जी, पीएससी और रियलिटी इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली। आइए मार्केट का पूरा हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, बताएं आज क्या हाइलाइट्स रही बाजार की? देखिए, अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात किया तो पहले तो नंबर्स का इंपैक्ट था। बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट, एनटीपीसी, कोल इंडिया, ये कुछ 4 निफ्टी के टॉप गेनर थे। अदानी समूह में आज खरीदारी तो अदानी पोर्ट 2.5% ऊपर, एनटीपीसी करीब 2% ऊपर, कोल इंडिया करीब 2% के आसपास खरीदारी यहाँ थी। गिरने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा नंबर्स के बाद 6% नीचे, सिप्ला लगातार तेजी के बाद 3.5% नीचे, भारतीय एयरटेल लगातार तेजी के बाद 2.5% नीचे और डीवीज करीब 2% के आसपास बिकवाली यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में राइट्स करीब 19% ऊपर रहा। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट नंबर बोनस की खबर के बीच में 10% ऊपर, एनबीसीसी 9% ऊपर, एनएमडीसी स्टील करीब 8% के आसपास तेजी यहां रही। बिकवाली वाले शेयरों में आरती ड्रग्स नंबर्स के बाद 6% नीचे, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 6% नीचे, स्टरलाइट टेक और शारदा क्रॉपकॉम करीब 4.5% के आसपास बिकवाली यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल आज अदानी समूह, पीएसयू, ऑटोज में बजाज ऑटो, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित इस पूरी डिटेल के लिए। बढ़ते हैं आगे। मोतीलाल ओसवाल के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च हेड गौतम दुग्गड़ का कहना है कि मार्केट में तेजी रहेगी या करेक्शन आएगा, ये कहना मुमकिन नहीं है। अब मगर ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल बाजार में 55 से 60 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है। आज ये बता पाना बहुत डिफिकल्ट रहेगा कि मार्केट करेक्ट करेगा या यही रफ्तार से आगे बढ़ेगा, बिकॉज 2024 बहुत अलग साल है। ये पूरा इवेंट लेड ईयर है और एक सबसे बड़ा इवेंट अगले 90-120 दिनों में आएगा, इलेक्शंस। कंजर्वेटिव बेसिस पे अगर हम एफआई फ्लोज को ना ज़्यादा बढ़ाते हैं ना कम करते हैं, मान लीजिए सेम पिछले साल के बराबर 20-21 बिलियन डॉलर ही रहता है, तो आप 55 से 60 बिलियन डॉलर के आसपास का फ्लोज देख रहे हैं आज इंडिया में। तो बाजार में क्यों हो रही है गिरावट और ये कब तक चलेगी? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। अब बात बजट पिक्स की, यानी वो शेयर जिन पर आप लगा सकते हैं बजट से पहले दाव।
बजट से पहले निवेशक कई शेयरों में निवेश करके बड़ा मुनाफा बना सकते हैं। इस पर ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ का कहना है कि जेके सीमेंट में अच्छा मुनाफा बन सकता है। वहीं शर्मिला जोशी का कहना है कि बीईएल में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, निवेशक इसमें निवेश कर सकते हैं। गिवन द फैक्ट कि हम एक इलेक्शन ईयर में है और आई एम गोइंग विद अ सीमेंट स्टॉक, जेके सीमेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी कैपिटल गुड्स कंपनी के इफ यू सी देयर ऑर्डर बुक्स, तो वो बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उस तरह का केपेक्स हैवी बजट भी नहीं रहा कि जहां पर हम बड़े ऑर्डर्स इस तरह से गवर्नमेंट अनाउंस करती है, क्योंकि सीमेंट के लिए वही एक बड़ा बायर रहता है गवर्नमेंट, तो वो भी नहीं हुआ। तो भी आई थिंक काफी इंडिकेशंस है कि सीमेंट सेक्टर में जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, जेके सीमेंट के नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये मेरे हिसाब से ये एक अच्छा सेक्टर रहेगा ये इस साल के लिए। सो आई एम गोइंग विद जेके सीमेंट इन दैट, और टारगेट करीबन 5,000 के रहेंगे। मुझे बीईएल का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लगता है। इसके वीकली मंथली चार्ट्स काफी स्ट्रांग है। कल के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने 20 डमा पे सपोर्ट लिया और एक बुलिश कैंडल बनाया। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है, रिलेटिव स्ट्रेंथ में काफी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है बजट थीम के हिसाब से और टेक्निकली भी जिस हिसाब से बीएल प्लेस्ड है, बीएल में एक पोजिशनल बाय बनाया जा सकता है। लगभग 189 का इसका प्राइस है, 180 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स 210 रुपए के रहेंगे। 2024 का चुनाव भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा और जिसकी कहानी तैयार होगी 2024 के बजट से। 100 करोड़ वोट मतलब 100 करोड़ उम्मीद। इस बजट में मैं वित्त मंत्री से कहना चाहूंगा कि इंडिया का ईमानदार मध्यम वर्ग जो आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है, उसे एनकरेज करिए, उसे थोड़ा सा टैक्स कट दीजिए और उसे कहिए कि उस सेविंग को वो इकोनॉमी में वापस इन्वेस्ट करें। मेरी तरह आप भी अपनी बजट विश लिस्ट को पेश करिए फाइनेंस मिनिस्टर के सामने इस बैलेट बॉक्स के थ्रू और हम करेंगे आपकी आवाज बुलंद और पहुंचाएंगे उसे सीधा फाइनेंस मिनिस्टर तक। द बजट बैलेट, वोट फॉर ग्रोथ, क्योंकि बजट मतलब सीएनबीसी आवाज। अब बात बजट उम्मीदों की। बजट आने में अब चंद दिनों का समय बचा है, ऐसे में सभी सेक्टर की विश लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। वित्त मंत्री से क्या चाहता है होटल सेक्टर, बताने के लिए हमारे साथ है यतिन मोहता। तो यतिन, बताएं क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है होटल इंडस्ट्री की अंतरिम बजट से? देखिए, होटल सेक्टर एक काफ़ी कोर सेक्टर रहा है और सरकार की हमेशा से ये विजन डॉक्यूमेंट रही है कि होटल और टूरिज्म सेक्टर को कैसे डेवलप किया जाए। जहाँ तक कि होटल सेक्टर का सवाल है, इनको जो होटल कंस्ट्रक्शन है और जो ऑनगोइंग केपेक्स है उसमें जो जीएसटी लगती है उसके इनपुट क्रेडिट को सिंप्लीफाई करने की मांग बहुत टाइम से रही है, तो ये एक बजट उम्मीद तो है ही। दूसरी जो 5 सितारा होटल है, लग्जरी होटल्स है, यहाँ आपको एफएनबी और होटल रूम रेट पे 18% जीएसटी लगता है और बहुत टाइम से होटल इंडस्ट्री की मांग है कि ये जीएसटी 18% से घटा के 12% की जाए। होटल इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाए ताकि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को अच्छे सस्ते दरों पे फंडिंग उपलब्ध हो। इसके अलावा अगर हम बात करें रेल और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की, तो हमने ये देखा है कि सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, रेलवे बजट में भी विस्तार करेगी। तो जो कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू है, टूरिज्म बेल्ट को मेन स्ट्रीम और मेट्रो से जोड़ने का जो काम है वहाँ तेज़ी लाई जाए, ऐसा इंडस्ट्री का मानना है। और होटल में रीट्स के ऊपर सिंप्लीफिकेशन किया जाए ताकि फंडिंग और होटल्स की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको ज़्यादा बेहतर की जाए। तो जो होटल रीट्स हैं उस पर भी सरकार फोकस करे और वहाँ आकर्षक बनाया जाए। और धार्मिक पर्यटन को, जैसे कि हमने अयोध्या में देखा, वाराणसी में देखा, उसको और बढ़ावा दिया जाए ताकि होटल इंडस्ट्री इन टूरिज्म और रिलीजियस बेल्ट्स में भी काफ़ी अच्छे तरीके से फ्लरिश कर सके। शुक्रिया यतिन, होटल इंडस्ट्री की ये विश लिस्ट हम तक पहुंचाने के लिए। और अब हम आपको बताते हैं अंतरिम बजट से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर। हमें ये जानकारी मिल रही है कि इस बार रेलवे के लिए बजट में आवंटन बढ़ सकता है और ये 3 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। साथ ही वंदे भारत और हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को लेकर भी बड़े ऐलान इस अंतरिम बजट में देखने को मिल सकते हैं। वंदे भारत का सफल रोल आउट हो, इसके लिए ज्यादा बजट मिलने की भी यहाँ पर संभावना है। इसके अलावा ट्रेनों में वाईफाई, अच्छे खान पान में निजी निवेश को बढ़ावा मिले, इस पर वित्त मंत्री नॉन फेयर रेवेन्यू पर भी फोकस कर सकती हैं।
शानदार बजट में मैं वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि वो घर खरीदारों के लिए टैक्स छूट का दायरा थोड़ा और बढ़ाएं ताकि घर खरीदने के बाद भी ग्राहक थोड़ी राहत महसूस कर पाएं। मेरी तरह आप भी CNBC आवाज बैलेट बॉक्स के जरिए अपनी उम्मीदें और आइडियाज शेयर कर सकते हैं। हम आपकी आवाज को करेंगे बुलंद और पहुंचाएंगे उसे वित्त मंत्री तक। The Budget Ballot. Vote for growth. क्योंकि बजट मतलब CNBC आवाज। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रिपब्लिक डे की, जिसके चीफ गेस्ट इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। वो जयपुर पहुंच चुके हैं। आज पीएम मोदी के साथ इमैनुअल मैक्रो का जयपुर में रोड शो है। दोनों नेता जंतर मंतर से सांगानेरी गेट तक रोड शो करेंगे। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। मैक्रो का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच ग्रीन एनर्जी, डिफेंस के क्षेत्र में समझौते होने की संभावना है। बैठक के बाद रात 8 बजे फ्रांस के राष्ट्रपति दिल्ली रवाना होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हो रहे हैं। इस बार 75वें गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आकर्षण ऑल विमेन मार्चिंग दस्ता और बैंड रहने वाला है, क्योंकि इस बार की थीम है नारी शक्ति। और क्या खास रहने वाला है रिपब्लिक डे परेड में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। 26 जनवरी के मौके पर एक बार फिर से पूरी आन बान और शान के साथ कर्तव्य पथ पर निकलेगी भव्य परेड और झांकियां। जी हां, इस बार जो 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर खास थीम है वो है नारी शक्ति, और इसकी वजह से जो मुख्य आकर्षण होगा वो होगा ऑल वीमेन मार्चिंग दस्ता और बैंड। जी हां, इस बार 70 से 80% तक महिलाएं इस मार्चिंग परेड और बैंड में शामिल हुई नजर आएंगी। इसके अलावा भारतीय सेना की जो आर्टिलरी ऑफिसर हैं वो खास तौर से इस परेड में शामिल होंगी। अगर हम बात करें जो सबसे मुख्य आकर्षण होता है गणतंत्र दिवस परेड का, फ्लाई पास्ट, उसमें कुल 51 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे, जिसमें से 29 फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें झांकियों की, तो कुल 16 राज्यों और 9 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां यहाँ पर आएंगी, जिसमें अगर सबसे खास बात करें तो जो इसरो की झांकी होगी उसमें चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और शिव शक्ति पॉइंट को दिखाया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की झांकी की बात करें तो वहां पर भव्य श्री राम मंदिर और भगवान राम इस झांकी को लीड करते हुए नजर आ सकते हैं। पूरे कार्यक्रम के अगर मुख्य अतिथि की बात करें तो इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। फ्रांस से वो छठे नेता होंगे जो गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा ले रहे हैं। फ्रांस से विशेष तौर पर जो उनके एयरफोर्स है, वहां का लड़ाकू विमान रफाल यहाँ पर गर्जना करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ वहां के जो 95 मेंबर जो मार्चिंग दस्ता है वो भी आएगा, और 33 मेंबर बैंड भी फ्रांस का रिप्रेजेंटेशन करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। अगर हम बात करें भारत की तरफ से खास सबसे जो परेड में पहली बार भारतीय सेना का मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दिखेगा, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, और इस लॉन्चर से सुपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। तो कुल मिलाकर इस बार जो 26 जनवरी का परेड होगा, यहाँ पर सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की जा चुकी है, और खास नारी शक्ति थीम होने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे जो पीछे जो कलाकृतियां, जो वस्त्र की कलाकृतियां, एम्ब्रॉयडरी और वस्त्र कला साड़ियों के तौर पर यहाँ पर पेश की गई हैं, वो भी यहाँ पर खास आकर्षण होंगी। और इसके साथ साथ विकसित भारत और मदर टू डेमोक्रेसी दी थीम को यहाँ पर दर्शाया जाएगा। कैमरामैन अखिलेश के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, आइए आपको सीधा वहीं लेकर चलते हैं। Déjà, en fait, Brianda représente le succès d'échanges et de la mobilité entre les deux pays. Donc, en fait, j'aimerais poser une question à Brianda. Oui. Quelle est la meilleure partie de votre expérience, soit culturelle, académique ou professionnelle en France, et pourquoi vous allez conseiller aux autres d'étudier en France? Merci. Merci pour la question. Mon rêve, c'était vraiment de mélanger les sciences et l'art depuis que je suis petite. Et mon aide, ma mère n'est pas très contente avec ce choix. Et donc, j'ai voulu venir faire mes études en France. Juste après Polytechnique, j'ai fait
बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा कि अभी फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर में हैं और हम देख रहे थे कि ट्रांसलेटर उन्हें कुछ बता रही हैं। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, आगे आपको बताएंगे। लेकिन अब अगली खबर, कनाडा ने विदेशी छात्रों की संख्या में भारी कटौती की है। भारत से कनाडा में पढ़ाई करने जाने वालों छात्रों की संख्या दुनिया के अन्य देश से ज्यादा है। ऐसे में अब भारत के लाखों छात्रों के लिए क्या विकल्प है, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। कनाडा में पढ़ाई की तैयारी कर रहे छात्रों के चेहरे पर अभी मायूसी छाई है। कनाडा ने घोषणा कर दी है कि वो विदेशी छात्रों की संख्या में अगले 2 साल तक 35% की कटौती करना चाहता है। कनाडा का नया नियम पीजी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है और ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स इसी के लिए जाते हैं। अब भारतीय छात्रों के लिए विकल्प की तलाश भी शुरू हो चुकी है। कंसल्टेंट्स की राय में कनाडा जैसे या कनाडा से बेहतर देशों की कमी नहीं है। इसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूके बेहतर विकल्प हैं। इन देशों में फीस भी कनाडा जितनी या उसके आसपास है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डिमोटिवेट मत हो जाइए। अपने पास दूसरे अदर कंट्री के भी ऑप्शंस हैं। आपको विदेश पढ़ना है तो आप यूएस भी जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो, यूके भी जा सकते हो। फ्रांस जो है वो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, जर्मनी के अंदर भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, तो आप अदर कंट्री के भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। कनाडा में अब तक पूरी दुनिया से सालाना 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए आते थे। इनमें भारत से हर साल करीब 2.25 लाख स्टूडेंट जाते थे, जो साल 2024 में घटकर 1 लाख से भी कम रह जाएंगे। हर साल कनाडा में पढ़ रहा छात्र 17,000 से 20,000 कैनेडियन डॉलर खर्च करता है, जो अब नए डेस्टिनेशन पर जाएगा। अगर मेरे को फिर जाना भी होगा 2-3 साल बाद, तो वर्क एक्सपीरियंस लेके मैं कनाडा के अलावा भी यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, उन सारी कंट्रीज में जा सकते हो। कनाडा के इस फैसले से भारतीय छात्रों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो भारत में भी कुछ साल बाद अच्छी संभावनाएं हैं, और अगर कनाडा नहीं तो अन्य देश में भी विकल्प मौजूद है। केतन जोशी, अहमदाबाद। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं वापस। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। और खबरें, लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए वोटर्स को जोड़ने के मिशन में जुट गए हैं। नेशनल वोटर्स डे पर पीएम ने पहली दफा वोट करने वाले युवाओं को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने युवाओं से कहा कि आपका वोट नए भारत की दिशा तय करेगा। युवाओं पर ही विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। अगले कुछ सालों में हम स्पेस, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ऐसे कई सेक्टर्स में कहां पहुंचेंगे, ये सब आप पर निर्भर होगा। हमारी गति, हमारी दिशा, हमारी अप्रोच कैसी होगी, ये सब आप तय करेंगे। और इसका एक बड़ा माध्यम मतदान ही होगा। और इस बार युवाओं की बड़ी तादाद ऐसी है जो पहली बार वोट करेंगे। ऐसे में अब तक जिन युवा वोटर्स ने वोटर कार्ड नहीं बनवाया है, वो कैसे अपना कार्ड बनवा सकते हैं या फिर ठीक करा सकते हैं, इस बारे में हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने बात की मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से। आज नेशनल वोटर डे है, बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अभी चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, फर्स्ट टाइम वोटर है, क्या अभी भी रजिस्टर करने के लिए उनके पास टाइम है? उनका वोट बन जाएगा, रजिस्टर कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं वो? देखिए, अभी भी सारे युवा मतदाता जो किसी वजह से वोटर नहीं बन पाए, अभी भी वोटर बन सकते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में हमने युवाओं को जोड़ा है अपनी वोटर लिस्ट में। अभियान पूरा हो चुका, लेकिन अभी भी बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। सर, खासतौर पे कि क्या प्रोसेस है कि किस, ये अगर आप समझा पाए लोगों को, जो युवा मतदाताओं की किस कैसी प्रोसेस उनको फॉलो करनी है? तो सभी हमारे युवा जो है ना, आजकल तो टेक्नोलॉजी से भी हैं, तो हमारी एक साइट है वोटर हेल्पलाइन, बहुत ही आसान है। उस पर जाइए, एक फॉर्म 6 है, वो भरिए। नए वोटर अगर बनना है, तुरंत से फॉर्म भर जाएगा, 2-3 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। और अगर कोई पता चेंज कराना है, फोटो चेंज करनी है, तो दूसरा फॉर्म है 8, वो भर दीजिए। लेकिन वोटर जरूर बनिए, और वोटर बनिए और वोट भी जरूर डालिए। सर, खासतौर पे कईयों के नाम में दिक्कत होती है, एड्रेस में दिक्कत होती है, तो किस तरह से उसमें बदलाव कर सकते हैं और कितना वक्त लगता है इस पूरी प्रोसेस में? मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे इस समय में।
एक फॉर्म भरें चेंज के लिए, वो हमारी वेबसाइट पे है। घर बैठे आपको कार्ड मिल जाएगा, 10, 15, 20 दिन में वेरिफिकेशन होके सब कुछ आपके घर मिल जाएगा। लेकिन किसी वजह से नाम में गलती भी है, तब भी वोट देने का हक आपका बना हुआ है। आप पासपोर्ट ले लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए, आधार नंबर ले लीजिए, उससे भी आप वोटर देने जा सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कह रहे थे कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो अपना वोट जरूर डालें, और क्या कुछ प्रोसीजर है वोटर कार्ड बनाने का वो हमने आपको बताया। अब बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मेगा रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 19,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें रेल, सड़क, तेल, गैस और शहरी विकास एवं आवास जैसे कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल की टुंडला गावरिया पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया। इसे करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और लक्ष्य बड़ा हो तो उसके लिए हर साधन जुटाना होता है, सबको मिलकर प्रयास करना होता है। विकसित भारत का निर्माण भी यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित भारत का निर्माण भी यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। और अब आप किसी भी हॉस्पिटल में मेडिक्लेम से कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। पूरा प्रोसेस क्या है और इसका क्या क्या फायदा होगा, इस पर करेंगे एक बड़ी चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर।